गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से ZD शेख और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। आज हम लोग टॉपिक नंबर 1.7 पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी जालक के अंदर अवयवी कण होते हैं, या तो परमाणुओं के, अणुओं के, या तो आयनों के, वो किसी भी प्रकार से अगर संकुलित होते हैं, फिर भी उनके मध्य रिक्ति अर्थात कुछ मुक्त स्थान रह जाता है। इसका उदाहरण ले हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी आकार का अगर हम लोग बॉक्स ले लें, उस बॉक्स के अंदर अगर हम लोग गोले भरना चाहते हैं, मानो कि हम लोग बॉल ले लेते हैं, चलो प्लास्टिक के जो बॉल्स होते हैं, उन प्लास्टिक के बॉल्स को अगर हम लोग भरना चाहते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर कितने प्लास्टिक के बॉल आएंगे, उसको हम लोग कहते हैं उसकी संकुलन क्षमता। कि अगर हम लोग मानो कि 1 फुट बाय 1 फुट के अगर हम लोग बॉक्स लें और अगर हम लोग उसमें 1 इंच वाले मतलब कि 3 इंच वाले गोलों, 3 इंच त्रिज्या वाले गोलों को लेकर अगर उसको हम लोग भरेंगे, तो कितने गोले हम लोग उसमें भर सकते हैं और उन गोलों द्वारा उस बॉक्स का कितना आयतन घेरा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता। क्योंकि बॉल हम लोग कितने भी पास रख देंगे, फिर भी उसमें कुछ खाली जगह रह जाती है। अर्थात कोई कितने भी गोले ले, वो बॉक्स को 100% का आयतन घेरेंगी नहीं, उनके अंदर कुछ जगह खाली रह जाती है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ये संकुलन क्षमता कैसे होता है, ठीक है ना। तो संकुलन क्षमता को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई जालक के अंदर या तो एकक कोष्ठिका के अंदर कितने परमाणु हैं या परमाणु के गोले हैं, अणु के गोले हैं या आयन हैं, और कितने आयन उनके अंदर आ सकते हैं, और वह बॉक्स का कितना प्रतिशत जगह वह घेर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उसकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग प्रकार का हम लोग एकक कोष्ठक लेंगे, अलग अलग प्रकार के एकक कोष्ठक, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल जालक में से अलग अलग प्रकार का एकक कोष्ठक लेंगे और हम लोग बताएंगे कि भाई संकुलन क्षमता कितनी होगी। तो पहला टॉपिक है 1.7.1, जिसमें हम लोग जालक ले रहे हैं HCP और CCP प्रकार का। तो HCP और CCP संरचना में संकुलन क्षमता। अब HCP और CCP संरचना में संकुलन क्षमता कैसे होगा मैं बताने जा रहा हूँ। इन संरचनाओं में गोले कितनी प्रतिशत जगह रोकेंगे, वो देखने से पहले टेक्स्ट बुक में एक नॉलेज के तौर पर एक थियरी दी गई है, जो पेज नंबर 19 पर दी है। वो थियरी को आप लोगों को देखना है। उसमें एक वाक्य रचना लिखी है कि CCP संरचना हो तो उसमें प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं। तो वाक्य रचना में यहाँ पे लिख देता हूँ कि CCP संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर
HCP और CCP संरचना में अगर संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करनी होगी? तो CCP और HCP संरचना में अगर संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, वो सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख रहा हूँ, संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्टिका में गोलों द्वारा, एकक कोष्टिका में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणे 100, ठीक है ना। प्रतिशत क्षमता जो है हम लोग प्रतिशत में गिनेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोगों को करना पड़ेगा। अब ये दो चीज़ों को हम लोग समझते हैं। एकक कोष्टिका में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, यहाँ पे जो आयतन आएगा वो गोलों का आयतन है, ठीक है ना। अब गोलों का आयतन कितना होता है हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं ना, 4/√3 × r, ठीक है ना, या तो 4/3 πr3, ये होता है गोलों का आयतन। लेकिन अब इसमें लिखा है कि भाई एकक कोष्टिका में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन। गोलों का मतलब क्या होता है कि HCP, CCP, FCC इन सभी में जब संरचना बदल जाती है तो गोलों द्वारा अध्यासित आयतन भी बदल जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर गोलों द्वारा अध्यासित आयतन लिखा है। कितने गोले हैं वो निश्चित करता है कि भाई कौन सा है हमारे पास, HCP, CCP है या अंतः केंद्रित है या सरल घनीय प्रकार का है। संरचना बदल जाती है तो यहाँ पर गोलों की संख्या बदल जाती है। आयतन तो फिक्स रहता है 4/3 πr3, यहाँ पे गोलों की संख्या बदल जाएगी। अब जो मेन चीज़ है इसमें वो है एकक कोष्टिका का कुल आयतन ज्ञात करना। ये हर एक संरचना में बदल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं एक सूत्र बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये सूत्र कैसे मिलेगा कि एकक कोष्टिका में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, देखो अध्यासित आयतन होता है 4/3 πr3, लेकिन आगे गोले कितने हैं वो डिसाइड करेगा कि कौन सी संरचना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो है ही, ये 3 डिवाइड में आ गया। एकक कोष्टिका का कुल आयतन, ये जो कुल आयतन होता है वो कुल आयतन को हम लोग इस तरह से बताएंगे कि भाई A3। अब ये A3 क्या है वो मैं आप लोगों को चित्र से बताने की कोशिश करूँगा। हर एक में संरचना में चित्र होगा, उस चित्र में हम लोग A जो है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो A क्या है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग अभी एग्जांपल ले रहे हैं HCP और CCP का। तो संकुलन क्षमता का सूत्र ज्ञात करना है, संकुलन क्षमता ज्ञात करना है तो उसका ये सूत्र है, ठीक है ना, जिससे हम लोग संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अब HCP और CCP के लिए हमारे पास मैंने कहा कि प्रति एकक कोष्टिका में 4 परमाणु होते हैं, अर्थात गोलों की संख्या जो है वो 4 होती है। तो यहाँ पर 4 आएगा गुणे 4/3 πr3 आएगा गुणे 100 आएगा। अब ये A3 कैसे आएगा? HCP और CCP क्या होता है? देखो HCP और CCP जो है वो सही में हम लोगों ने जो पढ़ा था फलक केंद्रित, वो फलक केंद्रित का ये उदाहरण होता है। अगर आप लोगों को पिछली थियरी याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि भाई षटकोणीय जो था ना, षटकोणीय, उस षटकोणीय में हम लोगों को HCP देखने को मिला था, ठीक है ना। और आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 17 पर दिया गया है कि भाई पेज नंबर 17 में ऐसा दिया गया है कि भाई ABC जो पैटर्न है
वो CCP संरचना होती है, ठीक है ना। तो HCP और CCP जो है उसमें हम लोग इस तरह से बताएंगे कि भाई दोनों प्रकार के जो निविड़ संकुलन हैं उनकी क्षमता समान होती है। भले ही थियरी में HCP षटकोण है और CCP जो है वो HCP और CCP भले ही संरचना में अलग अलग हो, अगर हम लोगों ने थियरी पढ़ी थी तो यहाँ पे षटकोणीय था और यहाँ पर जो है वो था, ठीक है ना, अष्टफलक था। तो ये दोनों की संरचना भले अलग अलग हो लेकिन संकुलन क्षमता समान है, इसलिए इसमें लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर जब CCP के लिए जो चित्र बनाएंगे, वो CCP के लिए जो चित्र बनेगा ना, वो हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि भाई वो फलक केंद्रित लिया जाएगा, ठीक है ना। फलक केंद्रित की जगह अगर हम लोग इसमें शब्द इस्तेमाल करें तो हम लोग यदि HCP और CCP संरचना में अगर संकुलन क्षमता समझाना चाहते हैं तो हम लोगों को उदाहरण लेना पड़ेगा। जो फलक केंद्रित होता है ना, उसका उदाहरण हम लोगों को लेना पड़ेगा। फलक केंद्रित घनीय संकुल का हम लोगों को उदाहरण लेना पड़ेगा। अब फलक केंद्रित में क्या ऐसा होता है कि भाई जो एकक कोष्ठिका होती है उसके प्रत्येक कोने पर गोले होते हैं, साथ ही में प्रत्येक फलक पर भी गोले होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एकक कोष्ठिका जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये है एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। अब प्रत्येक कोनों पर गोले, एक एक गोला होगा, 8 कोनों पर 8 गोले होंगे और प्रत्येक फलक के मध्य में, मतलब कि केंद्र में गोला होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग उसको इस तरह से समझाएंगे कि फलक पर एक गोला है और जो है कोनों पर भी गोला है, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोगों ने सिर्फ 3 गोले ही बताए हैं, बाकी सब जगह गोले तो होते ही हैं। लेकिन हम लोगों को संकुलन क्षमता समझाने के लिए अगर फलक केंद्रित में संकुलन क्षमता अगर आप लोग समझाना चाहते हो तो फलक के केंद्र में रहे हुए गोले को अगर समावेश करना होगा। तो अगर सोचो कि मानो कि ये वाला अगर हम लोग ये कोने का गोला लें और ये कोने का गोला लें और उनको जॉइंट करें तो फलक के गोले का केंद्र उसमें से समावेश नहीं होगा, उसमें से पसार नहीं होगा। अगर हम लोगों को संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो जितने भी प्रकार के गोले होते हैं सभी के केंद्रों को एक ही लकीर में आना चाहिए। मानो कि अभी इस गोले को अगर इस कोने पर अगर ये जो गोला है और इस कोने पर गोला जो अगर बनाए, अगर इनको जॉइंट करेंगे तो फलक के केंद्र पर रहे हुए गोले का केंद्र उसमें से समावेश नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये एक केंद्र, ये गोला मानो कि ये एक केंद्र पर है, दूसरे केंद्र फलक का केंद्र यहाँ पर जो है गोला आएगा ही नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण बताऊँ, ये वाला उदाहरण मानो कि यहाँ पे कोई गोला है, अगर यहाँ पर कोई गोला हो, ठीक है ना, तो अगर इनके केंद्रों को अगर हम लोग जॉइंट करेंगे तो एक लकीर तो मिल जाएगी, लेकिन फलक के केंद्र में रहा हुआ गोला उस लकीर में से पसार नहीं होगा। तो हमारा ये जो फलक वाला जो गोला है जो फलक के केंद्र में है, उस गोले को अगर समावेश करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण में कोनों पर रहे हुए गोलों को लेना पड़ेगा। तो क्या होगा कि अगर इन गोलों को अगर हम लोग जॉइंट करेंगे ना इस तरह से, तो फलक के केंद्र का जो गोला है वो उस लकीर के अंदर समावेश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एकक कोष्ठिका को हम लोग वर्ग प्रकार का जो है घन मानते हैं। तो अगर हम लोग इसकी लंबाई a लें तो चौड़ाई भी जो है वो a ही होने वाली है और ऊंचाई भी जो है वो a ही होगी, ठीक है ना। सब कुछ a प्रकार का होगा।
लेकिन अगर हम लोगों को एकक कोष्टिका का कुल आयतन ज्ञात करना है तो हम लोगों को ए क्यूब ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए क्यूब हम लोगों को यहाँ पर जो है वो मिल रहा नहीं है, तो ए क्यूब हम लोग जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोगों को अगर ए ज्ञात करना है तो पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसको इस्तेमाल हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक प्रकार का त्रिकोण बनाना पड़ेगा। त्रिकोण बनाने के लिए हम लोग जो है उसको नंबरिंग दे देते हैं कि भाई ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये वाला जो है वो सी बिंदु है। तो अब इसी त्रिकोण को मैं साइड में बनाता हूँ उसके जैसा ही। तो ये त्रिकोण इस तरह से मिला है, ए बी और ये सी, जिसमें ये भुजाएं हैं और ये भुजाओं की लंबाई जो है वो फिक्स है ए। ये दो भुजा हैं उनकी लंबाई फिक्स है ए, और ये है कर्ण, ठीक है ना, ये कर्ण है। ये कर्ण हमारे पास नहीं है, तो ये कर्ण हम लोगों को कैसे मिलेगा? तो कर्ण इस तरह से मिलेगा कि गोलों के केंद्र में से उसकी धरी तक जाएंगे, भुजा तक जाएंगे, तो वो उसकी सही में त्रिज्या होती है। तो ये एक त्रिज्या हुई, अगर ये वाला गिनेंगे तो ये दूसरी त्रिज्या हुई। तो टोटल जो है हमारे पास अभी यहाँ पर ये इतनी त्रिज्या मिल रही है। इस गोले की अगर हम लोग बात करें तो ये उसकी त्रिज्या होगी और ये वाली भी इसकी त्रिज्या होगी। तो टोटल ये केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या, ये केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या, ये केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या, ये केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या, तो टोटल हम लोगों को 4 त्रिज्याएँ मिल रही हैं। अर्थात यहाँ से जो यहाँ का अंतर है ना वो 4r है। ये क्या है? 4r है। तो अब हम लोग मानो कि काटकोण त्रिकोण ABC लिखें, तो ABC में हमारा अभी जो कर्ण है वो कौन सा है? AB² है, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे B लिखो तो चलेगा, यहाँ पे C लिखो तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। लेकिन एक बात याद रखो, इसको रटना नहीं है, ठीक है ना, इसको समझना है। ये कर्ण है, इतना हम लोगों को समझ लेना, ये कर्ण है, ये भुजा है, बस ये कर्ण हो गया है। AB² तो ये AC² होगा और ये होगा BC²। अब AB² कितना है? तो 4r उसका स्क्वायर, AC कितना है? A उसका स्क्वायर, और BC कितना है? A उसका स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पर मिलेगा 2a², और ये है 4 4 जा 16r², ठीक है ना। चलो अब हम लोग जो है इसको इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, तो a² इक्वल्स टू मिला 8r²। ये अगर मानो कि स्क्वायर हटा लेते हैं तो सामने जाएगा √8r²। तो क्या होगा? अंडर रूट में अगर हम लोग लिखें तो 4/2 × r²। तो 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, r² का वर्गमूल होगा ये। तो हम लोगों को a इतना मिला। बोलो समझ में आया? ठीक है ना। तो ये a हम लोगों को अभी मिल गया, ये a हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? संकुलन क्षमता वाले सूत्र के अंदर हम लोग इसको रखेंगे। चलो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है? कौन सी संरचना, ठीक है ना, कौन सी संरचना? तो ये संरचना है HCP और CCP कि जिसमें प्रत्येक एकक कोष्टिका में कितने परमाणु होते हैं? 4। वो कैसे होता है तो वो थियरी देख लेना, 19 नंबर के पेज पर है। तो वो 4 परमाणु हैं जो चित्र में बताया गया है। तो 4 गुणे आयतन, हमेशा गोलों का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³ गुणे 100। अब ये a³ है, ठीक है ना। तो ये a³ को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, a का वैल्यू रखेंगे 2 वर्गमूल में 2r और उसका क्यूब, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको जो है आगे गिनती करते हैं। तो 4 गुणे 4, अब ये जो पाई है ना, पाई उसका वैल्यू हमको रखना है। तो 3.14, r³ रहने देते हैं क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है, गुणे 100/3, 2 का घन तो
इस तरह से लिख सकते हैं। वर्गमूल में 2 उसका भी घन, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और r का घन, ठीक है ना, हम लोगों ने कोष्टक ओपन कर दिया। चलो, तो अभी ये 2 × 2 4 कैंसिल हो गया। √2 होता है ना, तो 2 हो गया, 2 दूनी ये 4 हो गया, ठीक है। r³ से कैंसिल हो गया। ओके, तो अब जो है आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो इसका जो है कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा। चलो, तो अब हमारे पास अब कितनी वैल्यू रह गई है, तो 3.14 एक रह गया है, मल्टीप्लाई बाय 100 रह गया है, डिवाइड में है 3 और √2, तो 3 और √2। तो अगर आप लोग कैलसी से इसको सॉल्व करोगे तो 74% आप लोगों को मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि HCP और CCP के अंदर यदि हम लोग परमाणु के गोलों को रखते हैं तो वह एकक कोष्ठिका के अंदर अर्थात जालक के अंदर वो कितनी संकुलन क्षमता रखेंगे, तो 74% जितनी संकुलन क्षमता रखते हैं, और 26% जो है वो जगह खाली रहती है ना। तो इस तरह से होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।